हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम कर रहे हैं 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र करने से पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, उसमें कुछ बातें छूट गई थी। तो हमने क्या बताया था कि यदि दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत चिन्ह के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तथा इनके बीच की दूरी 2l हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है तथा जो इसकी दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है और इसे P से निरूपित करते हैं। P इक्वल टू जो फार्मूला होता है QL। इस फार्मूले का यूज यहाँ इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति ज्ञात करने में भी होगा, तो आप इसको याद रखिए। तो अब शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहली चीज जो आई है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए जानते हैं कि हमें आवश्यकता होती है दो आवेशों की जो समान परिमाण के हों तथा विपरीत चिन्ह वाले हों, साथ में अल्प दूरी पर स्थित हों तथा इनके बीच की जो दूरी हो वो 2l हो। कहीं कहीं पे 2a से भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको 2l से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अच्छी स्थिति के बारे में हमने समझा था कि यदि केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम आगे बढ़ा दें तो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। अब इसी को यदि इसका एक मध्य बिंदु ले लें, यदि हम यहाँ पे कोई इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, हमने कहा कोई ये मध्य बिंदु है और इसी के ऊपर और इसी के नीचे भी ले सकते हैं जो निरक्षीय स्थिति होती है, चाहे तो इसके ऊपर लें और चाहे तो इसके नीचे ले लें। तो यदि हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें, यदि हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं या यहाँ पे, तो ये जो स्थिति होती है ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है और इसे विषुवत तल भी कहा जाता है। इन दोनों तलों को चाहे ऊपर लें, इस मध्य बिंदु के ऊपर लें या नीचे लें, इसे विषुवत तल या निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अब इस निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, ये जो निरक्षीय स्थिति है चाहे ऊपर हो या नीचे की ओर हो, तो इस निरक्षीय इस रेखा पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब साथ ही में क्या करते हैं, चलिए पहले नामकरण कर देते हैं। हमने कहा ये माइनस आवेश है और ये प्लस है और इसको A कह दिया और इसे B कह दिया और ये कोई बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यदि यहाँ पूरी दूरी 2l है और ये इसके मध्य बिंदु, कोई जो बिंदु है वो O है जो इसके मध्य बिंदु पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो l होगी, क्योंकि पूरी दूरी क्या है 2l है, तो आधी आधी कर देंगे तो ll हो जाएगी, ll मिला करके 2l। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ ही गई होगी। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए बिंदु P पर कौन कौन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किस किस कारण से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए अब पहले की तरह हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर कोई Q0 जो प्लस है परीक्षण आवेश उपस्थित है। इस परीक्षण आवेश की बिंदु P पर हमें कल्पना करनी है, वास्तव में होता नहीं है, ना रखा हुआ है, सिर्फ हमें मानना है अपने मन में कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। अब इस Q0 पर कौन कौन बल लगाएगा, एक बल तो लगेगा इस B यानी कि प्लस Q आवेश के कारण और दूसरा बल लगेगा हमारा माइनस Q आवेश के कारण, यानी कि दो लोग इस P बिंदु पर अपने अपने प्रभाव उपस्थित करेंगे या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, दोनों को हम मिला लेते हैं। एक ये हो गया और दूसरा जो बल लगाएगा हमारा वो B के कारण लगेगा। इस रेखा को भी हम मिला लेते हैं। इस P बिंदु पर दो लोग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं और तथा हमने मान लिया कि इनकी जो
स्मॉल आर है। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो स्मॉल आर है। ठीक, तो अब दो लोग विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो उत्पन्न करेगा, जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम EB से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि वो B बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से हमें इसे EB से प्रदर्शित करना है। फार्मूला तो हमारा पहले जैसा ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ जाएगा क्यू अपान। अब देखिए यहाँ पे जो होती है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए। अब इनके बीच की दूरी जो होती है, जो इनके मध्य में लगने वाली दूरी का स्क्वायर लिखा जाता है, तो दूरी तो हमारे पास तो है नहीं, तो लिख देंगे PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर का हमें मान निकालना है। यदि इस त्रिभुज को हम अलग से ड्रॉ कर लें, ये देखिए वैसा ही त्रिभुज है, ये O बिंदु है, ये B बिंदु है और ये P है, और जो ये कोण है ये समकोण है, साथ साथ में इधर वाला कोण समकोण है। ठीक, अब देखिए कि आप लोगों को याद होगा कि 9th या 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, जो बताती है किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो यदि उसकी दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हम तीसरी भुजा भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस भुजा की जो लंबाई है वो L है और इस भुजा की जो लंबाई है वो है R। साथ साथ में ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज PBO, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला हमारा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम जानते हैं नीचे वाली जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है, इसके ऊपर वाली जो खड़ी रो होती है वो लंब कहलाती है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हमें आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है? PB है, आधार क्या है? L स्क्वायर, और लंब क्या है? R स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर होता है। तो जो PB का मान तो निकल के आया हमारे पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, क्या निकल के आया है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मान निकल कर आ गया। ये इतना विद्युत क्षेत्र इस B बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उपस्थित होगा या उत्पन्न होगा। लेकिन अब कुछ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण भी उपस्थित होगा, तो जो इसके कारण उपस्थित हो रहा है उसे हम लिख लेंगे EA से प्रदर्शित करेंगे। फार्मूला इसके लिए भी वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और साथ में हो जाएगा AP स्क्वायर। अब देखिए ये AP स्क्वायर हो गया। अब इधर की भुजा दो भुजाएं दोनों के लिए तो एक ही जैसी है, तो इधर पे डॉ कर लें, ये इसी का हिस्सा है और ये बिंदु है A और इसके बीच की दूरी है L। तो यहाँ पे भी यदि हम चाहें तो लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा कि AP स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारा AO स्क्वायर जो आधार है और लंब हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर। सेम उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इधर वाले भी त्रिभुज पे। तो AP का तो मान हमें पता नहीं है, AP स्क्वायर, और OA यानी कि आधार का मान पता है जो है L स्क्वायर, और साथ ही साथ में अब देखिए साथ ही साथ में क्या है कि लंब का मान भी पता है जो कि है R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से AP स्क्वायर का मान हमें पता चल गया। ठीक, AP स्क्वायर के मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, AE स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए ये इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तथा ये वाला जो मान है हमारा ये प्लस क्यू आवेश के कारण इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर इन दोनों को गौर से देखा जाए तो दोनों के जो परिमाण है वो समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, EB। आपको याद होगा कि ये जो ड्रॉ खींच देते हैं ये किसी भी सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, तो इन दोनों के जो परिमाण हैं वो बिल्कुल समान है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
यहाँ पे हमने इनके परिमाण की बात की है, अभी दिशा के बारे में नहीं समझा है। तो देखिए यहाँ पे अब दिशा के बारे में हम समझते हैं, इनकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी हमको। ये तो परिमाण की बात हो गई, अब दिशा की बात करते हैं। अब देखिए बी बिंदु पर जो आवेश उपस्थित है वो प्लस है, और जो पी बिंदु पर हमने कल्पना करी है कि Q0 जो कि प्लस होता है वो भी उपस्थित है। तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है बिंदु P पर, तो इसके द्वारा जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इधर की ओर, ठीक है। ये यानी कि इस साइड में उपस्थित करेगा। इसकी दिशा जो होगी वो किस तरफ होगी, B से P की ओर होगी। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इसकी दिशा किसकी तरफ होगी, B से P की ओर होगी, P की ओर। तो इसकी दिशा पता चल गई, ठीक है। अब अगर E A को देखा जाए तो ये जो आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है ये माइनस है, ये माइनस क्यों आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे है प्लस क्यों आवेश। तो माइनस और प्लस इन दोनों के यानी कि ये दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि और विपरीत आवेशों में लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि जो इनके मध्य लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इस ओर होगी। तो इसकी दिशा किस तरफ से होगी, लिख सकते हैं आप P से A की ओर, क्या होगी, P से A की ओर। अब आप एक चीज पता चल गया कि इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है जो इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न हो रहा है बिंदु P पर। लेकिन ये क्या निकल रहा है हमारे सामने कि ये B प्लस क्यों आवेश के कारण जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इतना है, और जो माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इतना है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कुल कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस बात की गणना करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी हम भौतिक राशि के या सदिश राशि के घटक कर देते थे। आपको याद होगा कि घटक करने के लिए क्या करते थे, यदि कोई एक ऐसी रेखा है जो किसी राशि को व्यक्त कर रही है तो इसके लिए क्या करते थे कि हम दो रो खींचते थे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। इसे x कहा जाता था और इसे y। अब इसके हम घटक करते थे, एक घटक करते थे क्षैतिज, ये नीचे वाले को क्या कहते थे, क्षैतिज घटक, जिसे हम ux से प्रदर्शित करते थे, और इसका मान होता था ux का u cos थीटा, ठीक है। तो और जो इधर एक ये ऊर्ध्वाधर घटक करते थे, एक इस साइड करते थे, इसे कहते थे ऊर्ध्वाधर घटक, और इसे हम uy से प्रदर्शित करते थे, जो इसका जो मान होता था uy इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी घटक करने पड़ेंगे। घटक करने से पहले समझ लेते हैं कि यहाँ का कोण हमने मान लिया यदि थीटा है, तो इसी रो को यदि हम आगे बढ़ा दें, इस तरह से खींच दें, सेम इसी तरह से, तो एक नियम कहता है कि यदि ऐसे दो एक रेखा खींची गई है और इस पे यदि एक रेखा इधर खींच दी जाए, एक रेखा इधर खींच दी जाए, तो इन दोनों पे जो बनने वाला कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा, यानी कि थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। अब तो इधर एक इसका दूसरा घटक हो जाएगा। अब इसी रेखा को यदि हम आगे बढ़ा दें, ये जो रेखा गई है इसी रेखा को हम आगे बढ़ा दें, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी थीटा होगा, और ये दोनों त्रिभुज समान है, तो देखिए जितना कोण इधर बनना है वो ये इधर थीटा बनाएगा, ठीक। तो ये थीटा कोण बना यहाँ पे, ठीक, और एक रो इधर कर दिए। अब इसके भी हम दो घटक करते हैं, एक क्षैतिज घटक करते हैं, ये क्षैतिज घटक हो गया। जो इसका मान आएगा क्षैतिज घटक का हमारा, उसको हम कैसे लिखेंगे, EB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये B बिंदु पर रखे प्लस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से इसे हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये क्षैतिज घटक है, इसलिए इसको हम साथ में क्या करेंगे कि cos थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cos थीटा। तो ये आ गया निकल के कि इधर एक घटक कर लिए, अब इसका दूसरा घटक करते हैं, तो इसके लिए भी हम EB लिखेंगे, क्योंकि अभी हम जो घटक कर रहे हैं वो B बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण ही कर रहे हैं, तो इसको भी EB लिख देंगे। और ये घटक जो है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, EB
साइन थीटा। तो हमने क्या कर लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी घटक कर लिया ई बी साइन थीटा। अब इस बी बिंदु के दो घटक हमने कर लिए। अब देखिए ये जो दिशाएं हैं कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा उत्पन्न हो रही है और एक माइनस क्यू आवेश के कारण, ये दिशाएं ना तो एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही दिशा में है जो इनको हम जोड़ देते, ना ही एक दूसरे के विपरीत हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते। ये तो दूसरे से अलग टाइप की हैं, इस वजह से हमें इनमें घटक करना पड़ रहा है। ठीक, अब साथ ही साथ में हम इसका भी घटक करेंगे। ठीक है, तो इसके भी घटक करते हैं। तो देखिए एक घटक इसका इधर साइड हो जाएगा। ठीक, ये घटक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये एक बिंदु पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या लिखेंगे ई ए, और क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब इधर वाले को घटक करेंगे, एक घटक इसका इस साइड में कर लेंगे। अब देखिए ये जो घटक उत्पन्न हो रहा है ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ये 36 है। अब देखिए थीटा यहाँ पे सब में हमने थीटा क्यों यूज किया है, अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा अंश का कोण है। तो जो यहाँ पे कोण बन रहा है कहती क्या है कि यदि दो रेखाएं हैं उनको बीच में ऐसे काट दिया जाए तो जितना मान इसका बनेगा उतना मान ही इसका बनेगा, मतलब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा। ठीक है, और इन दोनों के मध्य से निकलने वाली रेखाएं, तो ये भी थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा, मतलब ये थीटा बनना है इस वजह से ये थीटा बनना है, और जो यहाँ पे बना है जो ए बिंदु के कारण थीटा उत्पन्न हुआ है वो इस बिंदु पर भी इसी कारण थीटा कोण बनेगा। इस वजह से ये सारे जो थीटा हैं आपके कॉस थीटा साइन थीटा, ये दो बार बने हुए हैं, ये दोनों क्या है कि सारे के सारे एक ही मान होगा, इनका परिवर्तित नहीं होगा, इस वजह से हम इनको एक साथ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते क्या है कि चार घटक हमको प्राप्त हो गए, ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, और इधर मिला है ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। अब ये दो घटक को हम यदि ध्यान से देखें तो देखिए इन दोनों के परिमाण तो पहले से पता है कि समान है, बराबर है, ये चीज हमने पहले ही याद कर ली है। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि ई बी साइन थीटा तथा ई ए साइन थीटा दोनों बराबर तथा विपरीत है, क्या है विपरीत है, अतः एक दूसरे को तो जो ई बी साइन थीटा तथा ई ए साइन थीटा दोनों बराबर है इनके परिमाण, तथा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। अब हमें क्या, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए ये दोनों घटक तो बेकार हो गए, एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। अब हमें इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बचे दो घटक, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों घटकों को क्या करना है, इन दोनों घटकों को जोड़ करके हम P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये इनके मध्य जो निकलेगा वो होगा P बिंदु पर कुल परिमाणी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब इन दोनों के मान हमें E और A और E B के मान पता है यहाँ से,
ई ए का मान जो हमारे पास ये है और ई बी का मान ये है। तो क्या करेंगे, रख देते हैं। तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 तथा साथ में क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ में कॉस थीटा को ऐसे लिखा रहने देते हैं, बूढ़े में प्लस दादाजी 1/4πε0 क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और साथ ही में बचेगा क्या हमारा कॉस थीटा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2 को आगे निकाल लेते हैं, जुड़ जाएंगे। ठीक है, साथ में क्या बचेगा हमारे पास 1/4πε0 और क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ ही में क्या बचेगा कॉस थीटा। ये हमें मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें मिटा देते हैं हम। ये चीज़ें यहाँ से हम मिटा देते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं यू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का क्या निकालना है मान। कॉस थीटा के लिए हम पहले से ही जानते हैं कि आधार बटे कण होता है। कॉस थीटा का जो मान होता है वो आधार बटे कण। ठीक है, अब देखिए चाहे इस वाले में ले लें चाहे इस वाले में लें, क्योंकि दोनों में थीटा का मान जो है वो बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, आधार का मान पता ही है कॉस थीटा, आधार का मान हमारा है एल, दोनों में एल ही है। अब हमें चाहिए कॉस थीटा के लिए कण का मान चाहिए। अब देखिए इसी को यदि हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो एक टी को स्क्वायर इधर भेज देंगे, क्योंकि स्क्वायर का हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से ए पी यानी कि कण का मान पता चल गया, वो है क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा का मान निकल आया। हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर। अब देखिए मान रख रहे हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, इधर का मिटा देते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची है हमें, ये वाला नहीं साफ कर ठीक है। तो कॉस थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0। साथ ही में क्या है हमारे पास क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान क्या निकला है एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा। अब देखिए कि होता क्या है कि यदि किसी पे देखिए इस पूरे की घात अगर हम लें तो 1 है और इसकी जो घात है पूरी वो 1/2 है। तो यदि 1 और प्लस 1/2 को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से गुणा और यहाँ पे 2 से, तो 2 और 1 3/2। ये इन दोनों को साथ में लिखे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो किस तरह से लिखते हैं हम इसको, ई इक्वल टू, अब देखिए इस 2 को उधर भेज देते हैं, 1/4π को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा 2QL और बटे में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और 3/2 ये इसकी घात है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि P इक्वल टू 2QL, यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई है। तो क्या लिख देंगे कि P इक्वल टू 2QL, तो यहाँ पे हम P पुट कर देंगे 1/4πε0 P अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी घात क्या है 3/2। ये चीज़ एक फार्मूला ये निकल आया, एक फार्मूला आपके पास ये निकल आया। अब इसी में एक हम विशेष स्थिति ले रहे हैं, विशेष स्थिति ले रहे हैं
यहाँ पे देखिए कि L की दूरी तो हमेशा छोटी ही होगी। जो हमारे यहाँ पे L है, L का मान तो हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि वैद्युत दूरी की परिभाषा ही कहती है कि अल्प दूरी पर स्थित आवेशों के बीच में लगने वाले बल को वैद्युत दूरी कहा जाता है। तो ये लेकिन R दूरी और ज़्यादा हो सकती है, चाहे नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा L हो वो R से बहुत छोटा हो। तो जो L है वो R से बहुत छोटा हो, यदि R से छोटा हो तो R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर की उपेक्षा L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, ठीक है। तो जब यहाँ से हम R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा कि देखिए यहाँ से R स्क्वायर बचेगा और L स्क्वायर जाएगा चला, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। तो क्या लिख लेंगे, E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P, ऊपर क्या बचा है P अपान, अब देखिए L स्क्वायर यहाँ से चला गया, बचा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की घात 2 है और यहाँ पे है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। तो आपके सामने दो फार्मूले उपस्थित हैं वैद्युत दूरी की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। यदि L के सापेक्ष R की दूरी बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें, और यदि आपके आंकिक प्रश्नों में बताया गया है कि R की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा P बिंदु है वो बिंदु से बहुत अधिक दूरी पर उपस्थित है, तो हम वहाँ पे इस L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं और इस फार्मूले का यूज करके P बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।